उधर की लाइन नहीं दिख रही है, वैसे मत क्या करो, डिस्टर्ब हो जाता है ना। देखिए चलो बेटा, हम लोग कोलिजन पढ़ते हैं, और कोलिजन में कहानी क्या है बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये, वैसे तो छोटा चैप्टर है, कोऑपरेट करोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अगर पढ़ाने दोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बीच बीच में डिस्टर्बेंस करते हो तो हम क्या बताएं। अभी जनता में इसमें घूम रही है ना, भी डाउट नहीं बता रहा, मैं तो पढ़ाने के मूड में बैठा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। चलिए देखिए कोलिजन क्या होता है, इसको पढ़ते बेटा। ऑन कर दिया है ना? हाँ, देखिए कोलिजन क्या होता है बेटा, सुनिए। देखिए दरअसल क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं बहुत ही छोटे से समय के लिए, व्हेन टू बॉडीज exert force on each other for a very small interval of time। जैसे देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि जब दो बॉडी कोलाइड होता है तो कांटेक्ट में आना जरूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब दो बॉडी कोलाइड होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कांटेक्ट में आए। जब दो बॉडी कोलाइड होते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो एक दूसरे पे फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाएं, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स में भी फोर्स बहुत ही छोटे से समय के लिए लगता था। तो व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स। तो इसलिए बोलते बेटा कि व्हेन इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू और मोर बॉडीज, यानी बेटा बहुत सिंपल सी बात है, जब दो या दो से अधिक बॉडीज के बीच में इम्पल्सिव फोर्स लगता है तो हम इसे बोलते हैं कोलिजन। आराम से भैया, आराम से भैया, बैठ जाओ आराम से। तो देखिए, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा कोलिजन में कि जब बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगा रहे हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या कोलिजन में बॉडीज़ का कांटेक्ट में आना ज़रूरी है, तो हम बोलते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है, कांटेक्ट में आना ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें बेटा कि एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि ये एटम में न्यूक्लियस है और इसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डिंग कराते हैं इस एटम पर, भैया शांत, जब हम इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डिंग कराते हैं इस एटम पर, यानी हाई स्पीड से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन एटम से टकराता है, तो एटम से टकराता है, शांत बेटा शांत प्लीज, इलेक्ट्रॉन तेज से चल रहा है और वो एटम से टकराता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी या तो न्यूक्लियस से टकरा रहे इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन से नहीं, बल्कि वो गैप्स में से बाहर निकल जाता है। ये जो बहुत सारे एटम में फ्री स्पेस होता है उधर से बाहर निकल जाता है, फिर भी हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द एटम। ये एटम के किसी भी हिस्से को टच नहीं करा, ये न्यूक्लियस को टच नहीं करा, ये ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन को टच नहीं करा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीच में जो गैप है उससे बाहर निकल गया, फिर भी वी से दैट कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द एटम। तो दरअसल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगा बेटा वो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगा, सो दिस इज कॉल्ड कोलिजन। तो ये बहुत सिंपल क्लियर कंसेप्ट है, वन बाय वन करके कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। ये कंसेप्ट बहुत साफ साफ है कि कांटेक्ट में आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्या ज़रूरी है, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो दिस इज कॉल्ड कोलिजन। बोलो क्लियर। अब यहाँ पर बेटा बहुत आराम से सुनिएगा, आराम से यहाँ पर सुनिएगा। देखिए,
जो बॉडी आपस में कोलाइड करते हैं बेटा उन्हें हम बोलते हैं कोलाइडिंग बॉडीज, यानी जो बॉडी आपस में कोलाइड करते हैं उन्हें बोलते हैं कोलाइडिंग बॉडीज। बहुत सिंपल कहानी है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कहानी नहीं है, सिंपल कहानी है। तो जो आपस में टकराएंगे उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? कोलाइडिंग बॉडीज। अब सुनिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कोलिजन, जैसे अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन को ध्यान में रख के कोलिजन के टाइप्स बांटे जाएं तो कोलिजन बेटा दो तरह का होता है। एक होता है वन डायमेंशनल कोलिजन और एक होता है टू डायमेंशनल, और आगे थ्री डायमेंशनल कोलिजन भी होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर सिंपली दो ही तरह का कोलिजन पढ़ना है। एक होता है वन डायमेंशनल कोलिजन और दूसरा होता है टू डायमेंशनल कोलिजन। 1D कोलिजन को बेटा हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। अगर आपसे बोलता है कि वन डायमेंशनल कोलिजन, बहुत आराम से सुनिएगा, वन डायमेंशनल कोलिजन, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वन डायमेंशनल कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। वन डायमेंशनल कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। व्हाट इज हेड ऑन कोलिजन? हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है कि जैसे ये ए है एक बॉडी और ये दूसरा बॉडी है बी, और ये दोनों सेम लाइन पे मोशन कर रहे हैं, ये दोनों सेम लाइन पर मोशन कर रहे हैं, या तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, बट ये कोलाइडिंग बॉडीज मोशन में है तो सेम लाइन पर मोशन कर रहे हैं। एंड आफ्टर द कोलिजन दे मूव अगेन ऑन द सेम लाइन, यानी बेटा जो लाइन ऑफ मोशन है वो वही कॉमन लाइन है। कोलिजन से पहले जिस लाइन पर ये दोनों मोशन कर रहे थे, कोलिजन के बाद उसी लाइन पर मोशन कर रहे हैं। तो इस टाइप ऑफ कोलिजन को हम 1D कोलिजन कहते हैं या हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। तो दे आर मूविंग ऑन द सेम लाइन जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर द कोलिजन। जब लाइन ऑफ मोशन नहीं बदलता है, सेम लाइन पर चलते हैं, अब ये एक दूसरे की तरफ आ रहा हो या अवे जा रहा हो, डजेंट मैटर, लाइन ऑफ मोशन अगर सेम है तो हम इसे बोलते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन। बोलो क्लियर हुआ है ना? इसमें क्या होता है बेटा, 2D कोलिजन में क्या होगा कि आफ्टर कोलिजन ये दोनों जो है वो अलग अलग लाइन पर चलेंगे, बट इन अ प्लेन। और जाहिर सी बात है दो ही बॉडी टकरा रहे तो इन अ प्लेन ही होंगे ऑलवेज। तो यहाँ पर बेटा जैसे मान लो कि ये दोनों टकराए और टकराने के बाद एक इधर गया और दूसरा इधर गया, तो दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज सेड टू बी द टू डायमेंशनल कोलिजन। एंड टू डायमेंशनल कोलिजन इज ऑल्सो नोन एज ऑब्लिक कोलिजन। तो प्लीज़ पहले यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। आराम से, सब व्यर्थ है। खा पी के एकदम बिल्कुल तैयार हो गए, एकदम आ गए एकदम पेट भर के। अब जम के सोएंगे, अब जम कर सोएंगे हम प्यार से। शांत शांत बच्चों, शांत। तो लिख लिया हो तो मिटा दे। बेटा मिटा दे, इधर जरा सा है, बस 2-3 लाइन ही तो है। मिटा रहे हैं। देखिए बहुत आराम से सुनिएगा। तो वन डायमेंशनल कोलिजन को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम टू डायमेंशनल कोलिजन सिंपली समझ लेते हैं।
देखिए बेटा, टू डायमेंशनल कोलिजन जिसे हम ऑब्लिक कोलिजन भी कहेंगे, टू डायमेंशनल कोलिजन, आराम से सुनिएगा, टू डायमेंशनल कोलिजन ऑल्सो नोन एज ऑब्लिक कोलिजन, ऑल्सो नोन एज ऑब्लिक कोलिजन। आराम से समझना, आराम से देखो। तो टू डायमेंशनल कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन, इसमें क्या होता है कि ये बॉडी, मान लो सपोज दैट ये रेस्ट में है, ए इज मूविंग एंड बी इज एट रेस्ट। अक्सर जैसे हम बिलियर्ड वाले गेम में देखते हैं, एक ही प्लेन में मोशन करते हैं, एक गेंद ऐसे आता है, वो आकर के इससे टकराता है। बिलियर्ड जो गेम होता है ना, स्टिक से मारते हैं गेंद को, बॉल को, ऐसे जाता है, टकराता है। आफ्टर कोलिजन दे मूव्स ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ मोशन, ये अलग अलग लाइन ऑफ मोशन पे चलते हैं। ए मान लो इधर गया और बी मान लो इधर गया, तो ये डिफरेंट लाइन ऑफ मोशन पर चलते हैं बेटा। सो दैट्स वाई इन्हें हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन या टू डायमेंशनल कोलिजन। बोलो समझ में आया? तो वेरी सिंपल, जब लाइन ऑफ मोशन बदल जाए तो टू डायमेंशनल बोलना है, सेम लाइन पर चलता रहे कंटिन्यूसली तो 1D कोलिजन बोलना है। समझ में आ रही बात? प्लीज इसे जल्दी से लिखिएगा। आराम से। देखो दांत वात में फंस गया होगा उसको। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। दांत में फंस गया होगा। तुम लोग तो बेटा वो ले लो, एक सीख आती, वहीं से गोदते हुए, वहीं से दांतों में अपना गोदते हुए आ रहे। पेन से कर लो। अरे हाँ भाई, मिटा दें। अच्छा ध्यान दीजिए, ए सुनिए, बात नहीं देखिए। अच्छा बेटा, यहाँ तक तो ठीक था। अब वैसे समझिए तो कोलिजन जो होता है वो 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन, है ना। लेकिन वो 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन में सबसे पहला टाइप हम लोग देख लेते हैं, और जो पहला टाइप है वो है इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पर बेटा जैसे अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करेगा, इलास्टिक कोलिजन बहुत आराम से समझना। इलास्टिक कोलिजन तो देखिए नाम से क्लियर है, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब यहाँ पर होता है कि वो बॉडी, जैसे हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी जब उसे आप डिफॉर्म करते हैं तो वो अपने शेप को वापस से रीगेन कर लेता है, वो इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाता है इसमें। तो यहाँ पर बेटा उसमें रीगेन करने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक, है ना। तो इलास्टिक कोलिजन में ऑब्वियस सी बात है कि इलास्टिक बॉडीज आपस में टकराएंगे, है ना। तो जैसे अभी हम थोड़ी देर के लिए फॉर एन एग्जाम्पल 2 रबर की गेंद पकड़ लेते हैं। जब ये रबर की गेंद आपस में कोलाइड होते हैं तो जब ड्यूरिंग कोलिजन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, है ना। क्योंकि कोलिजन का मतलब ही होता है इम्पल्सिव फोर्स लगना, मतलब एक बड़ा सा फोर्स छोटे से समय के लिए लग रहा है ड्यूरिंग द कोलिजन। तो जब ये टकराते बेटा तो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते, उस फोर्स की वजह से ये डिफॉर्म हो जाएगा। फोर्स की वजह से रबर की गेंद थोड़ी पिचक जाएगी, ये भी पिचक जाएगी। तो जैसी कॉन्टैक्ट में दो पिचक जाती है ना, पिचक गई। तो यानी इसको बोलते हैं कि डिफॉर्म हो गई। और जैसी वो अलग होते हैं तो वापस अपने अपने शेप में लौट आते हैं। तो वेरी सिंपल कि इलास्टिक कोलिजन में कोलाइडिंग बॉडी जो शेप पहले था ओरिजिनली, आफ्टर द कोलिजन वो वापस उसी शेप को रीगेन कर लेते हैं। ड्यूरिंग द कोलिजन वो डिफॉर्म होते हैं, और डिफॉर्मेशन में जो है काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं बेटा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भर जाती है, तो लाइक वैसे ही जब वो टकराते हैं तो डिफॉर्म होते हैं। एंड डिफॉर्मेशन में
काइनेटिक एनर्जी उनकी पोटेंशियल एनर्जी में सम पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब वो वापस अपने शेप में लौट आते, जैसे लगता है स्प्रिंग अपने शेप में वापस लौट आया, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिक सी बात ये है कि इलास्टिक कोलिजन कहते किसको है, तो हम बोलते हैं कोलाइडिंग बॉडीज अपने कोलिजन के बाद अपने शेप में वापस लौट आते हैं, उस कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। बहुत सिंपल कहानी है, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलाइडिंग बॉडीज रिगेन देयर शेप्स, कोलाइडिंग बॉडीज रिगेन देयर शेप्स, ठीक है बेटा, रिगेन देयर शेप्स। अब यहां पर बेटा कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, कोलिजन के दौरान तो डिफॉर्मेशन होगा, कोलिजन जैसे ही कंप्लीट हो गया, कोलिजन के तुरंत बाद कोई डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, हर बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में लौट चुके होते हैं, आ चुके होते हैं। अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए दो बॉडी है ए और बी, और ये देखो बेटा कोलाइड हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए बी जो है वो स्लो चल रहा है और ए जो है वो फास्ट चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी को कोलाइड करेगा, टक्कर मारेगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन वो डिफॉर्म होते हैं। जैसे देखिए ए और बी जब कांटेक्ट में आएंगे तो इस तरह का बना देते हैं शेप, ये देखिए इस तरह का शेप बनेगा जिसमें ये टकराएगा। ये ए जो है बी को पीछे से धक्का मारा, तो ए एक्सर्ट कर रहा है फोर्स बी पर और बी उस पर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है ए पर, तो इस फोर्स की वजह से डिफॉर्म होते हैं। लेकिन जैसे ही अलग होते हैं बेटा तो ये अपने अपने शेप में वापस लौट आते हैं। देखिए ओरिजिनल शेप कोलिजन से पहले जितना है कोलिजन के बाद वैसा ही है, हाँ बस ड्यूरिंग कोलिजन ये डिफॉर्म होते हैं, है ना, और अपने शेप में वापस लौट आते हैं, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब देखिए बेटा चूंकि ये आपस में फोर्स एक्सर्ट कर रहे, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऐसे कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी मोमेंटम जस्ट आफ्टर, मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन, मोमेंटम जस्ट बिफोर, मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन एंड मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम एवरी टाइम सिस्टम का कंजर्व रहता है। एक बॉडी का अगर बोले, कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट बस ये याद रखते हैं मोमेंटम कंजर्व होता है, बस वो बोलते हैं मोमेंटम कंजर्व होता है। वो क्वेश्चन में लिखा है कि इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कंजर्व होता है कि नहीं होता, ऐसा सवाल है। बोलते अरे कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्व होगा। नहीं, मोमेंटम कंजर्व एक बॉडी का नहीं होता है, मोमेंटम कंजर्व सिस्टम का होता है। सिस्टम में दोनों बॉडी है तो दोनों बॉडी को मिलाकर जो मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम ड्यूरिंग द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन कंजर्व रहता है। इसलिए बोलते हैं कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। अगर आपसे बोले क्या एक बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, नहीं, एक बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व, दोनों बॉडी का मिलाकर कंजर्व रहेगा। यानी कि मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन एंड मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन इज सेम, है ना बेटा, एकदम सेम रहेगा। जस्ट आफ्टर को जेबीसी लिख दे, जेएसी लिखेंगे, जस्ट आफ्टर कोलिजन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा। जेएसी का फुल फॉर्म क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। जेबीसी का फुल फॉर्म क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन, और ड्यूरिंग कोलिजन ये है। तो मोमेंटम एवरी टाइम कंजर्व रहेगा, क्यों, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन बेटा यहां पर काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन कंजर्व नहीं रहेगा। देखिए ये बहुत ज़बरदस्त एक जैसे जरा सा ट्विस्ट है। हम लोग अक्सर बोलते हैं यार इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, परफेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि हाँ इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। लेकिन कहाँ पे गलत हो सकता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने का मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन तो सेम रहता है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहता है। काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कोई भी इलास्टिक बॉडी कंप्रेस होती है, डिफॉर्म होती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। वो पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से, तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता बेटा। इसलिए देखिए कितना वर्डिंग्स में एक ट्विस्ट पैदा कर देगा कि ड्यूरिंग द कोलिजन, बस इतना लिख देगा, ड्यूरिंग द कोलिजन या ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नॉट कंजर्व। तो हम लोग की आदत में एक रिफ्लेक्स शुरू से बना हुआ इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। यही वो पॉइंट है जहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं।
कोलिजन से पहले की टोटल काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, बट ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रह पाती है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम मिलती है, ज़्यादा भी नहीं, कम मिलेगी। और वो जो कम मिले उसमें बाकी का हिस्सा कहाँ गया, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन सेम रहता है, बट ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सम पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी को याद रखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सम पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये सब जो है एक कंसेप्ट बनाता है बेटा, इसको भूलना नहीं है, इसको आपको रिवाइज करना घर पे जाके, जिससे कि आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद रख सकें। लिखिए इसे। कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर वही डाउट करा रहे होते तो भाई साहब चिल पौ बहराना एकदम तो तुम लोग करते हो भाई। तो तुम लोग करते हो वैसे ही, तो क्या करें। अब देखो अभी अभी कितना बढ़िया नोट्स बन रहा है, तो तुम लोग कितना मन लग रहा है, हैं? आराम से मिटा दें। आराम से देखो उधर, अब समझ में आया लोगों को। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। देखो बेटा, इलास्टिक कोलिजन तो हम लोगों ने समझ लिया। देखो इलास्टिक कोलिजन तो हम लोगों ने समझ लिया, बिल्कुल आराम से समझना प्लीज। देखिए यहां पर बेटा, अच्छा बताओ, अगर मैं बोलूं ये m1 मास का वेलोसिटी u1 है और मैं 1D का एग्जांपल ले रहा हूं, यानी वन डायमेंशनल कोलिजन, जिसे हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। तो यहां पर बेटा सपोज दैट m1 है और m2 है, u2 वेलोसिटी से ये चल रहा है, एंड आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी होगी v2 इन अलोंग द सेम लाइन, उसी लाइन जो कोलिजन के पहले था उसी लाइन पर कोलिजन के बाद मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा कोई भी अगर एक क्वांटिटी अगर मिसिंग रह जाए, जैसे बोलेगा v1 नहीं मालूम है, चलिए v1 फाइंड करिए, तो हम लोग बहुत आराम से बोलते हैं मोमेंटम कंजर्व कर लीजिए जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। और अब देखिएगा बेटा, मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले, तो इसका मोमेंटम देखिए, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों एक ही तरफ है, तो हम इस डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को माइनस मान लेते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से m1 u1 प्लस में प्लस फिर दूसरे बॉडी का भी लिखेंगे, ये भी m2 u2 प्लस में। अच्छा बेटा, अगर मान लो अगर ये इधर की तरफ चल रहा होता तो उस केस में क्या करते हैं आप बताइए, माइनस करते हैं ऑब्वियसली। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, इसमें u2 इधर की तरफ है, तो वेरी सिंपल m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। इस तरह से हम क्वेश्चन में जो भी अननोन क्वांटिटी वो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो मोमेंटम कंजर्व करना हमें आता है। अगर बोलेगा कहीं पर काइनेटिक एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ गई, तो हम बोलेंगे देखो सर, काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन।
तो यहाँ पर बेटा कोलिजन से पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अगर ये उल्टा जा रहा होता तो क्या लिखते हैं जल्दी बताओ? बैल बुद्धि, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, मुझे मालूम था बहुत तो माइनस बोलेगा। काइनेटिक एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, तो वही जैसे उल्टा किया तो यहाँ माइनस बोल दिया तो मैंने बोला वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ तो यहाँ पर बेटा बेल देखो, अब काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन तो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करेंगे तो इस तरह का इक्वेशन लिखेंगे। बोलो समझ में आया? पहुंचो। आराम से। लिख पड़े? हाँ देखो, नेक्स्ट है बेटा इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन जो कि बहुत ही ईमानदारी से हम पढ़ रहे हैं, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन आराम से सुनिएगा। देखिए इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेटा, अच्छा नाम से क्लियर है, इनइलास्टिक यानी इसमें इलास्टिक बॉडी नहीं टकरा रहे होंगे, इनइलास्टिक बॉडी। अच्छा इसमें ये होता है कि एक बॉडी इलास्टिक है और दूसरी बॉडी इनइलास्टिक है तो कोलिजन इनइलास्टिक हो जाएगा। इसमें क्या होता है बेटा, अगर कोलाइडिंग बॉडीज टकराने के बाद एटलीस्ट कोई एक या सभी के सभी परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गए, रह गए, परमानेंटली उसमें डिफॉर्मेशन रह गया, तो हम बोलेंगे इस तरह के कोलिजन को इनइलास्टिक कोलिजन। दो बॉडी ऐसे टकराया और टकराने में फोर्स लगा, ये डिफॉर्म हुआ, ये भी डिफॉर्म हुआ, और डिफॉर्मेशन में एक डिफॉर्म कंप्लीटली रह गया और एक मान लो ओरिजिनल शेप में आ भी गया लेकिन एक परमानेंट डिफॉर्म रह गया, तो इस तरह के कोलिजन को हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। या तो दोनों के दोनों डिफॉर्म हो, जब कोलिजन होता है तो फोर्स एग्जर्ट होता है, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, अब इस पे फोर्स लगा ये डिफॉर्म हो गया, इस पे फोर्स लगा ये डिफॉर्म हो गया, और दोनों ही डिफॉर्म रह गए तो ठीक है इनइलास्टिक हुआ। अगर कोई एक ही डिफॉर्म रह गया तो भी इनइलास्टिक है। तो यानी यहां पर बेटा एटलीस्ट वन शुड बी डिफॉर्म्ड, है ना, परमानेंटली। तो इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। ये टकराया, मान लो ये डिफॉर्म रह गया, ये डिफॉर्म रह गया, तो हम बोलते हैं एटलीस्ट वन शुड बी डिफॉर्म्ड, तो हम बोलते हैं कि वह कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा, एटलीस्ट वन शुड बी डिफॉर्म्ड। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर बेटा क्योंकि आपस में फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता है बट इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाता है। अच्छा यहां पर ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी में लॉस होएगा। अच्छा वो जो लॉस होगा वो डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई आवाज नहीं पैदा हुआ, कोई हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो बोलेंगे सर वो लॉस जो हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। मान लो कभी कभी क्या होता है, जो लॉसेज होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में अपीयर होते हैं, जैसे हीट एनर्जी के रूप में, साउंड एनर्जी के रूप में, और डिफॉर्म भी है तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर बेटा देयर मस्ट बी द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम कंजर्व है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हेयर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, हेयर पी वेक्टर इज कंजर्व्ड। यहाँ पर बेटा कंजर्व हुआ है लेकिन बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। यानी यहाँ पर बेटा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहा, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड।
बोलो क्लियर हुआ? यहां पर बेटा दरअसल लॉस होता है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? लॉस होता है। देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हेयर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस, हेयर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। काइनेटिक एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है। अच्छा बताइए, कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा कि कोलिजन के बाद ज़्यादा होगा? पहले, तभी तो लॉस होगा। तो कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कम मिले। एक बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और मोमेंटम कंजर्व है एज इट इज़ पहले की तरह, और मोमेंटम कंजर्व है तो आप ये मोमेंटम वाला तो इक्वेशन लिख सकते हैं। वेरी सिंपल, मोमेंटम वाला इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मोमेंटम तो कंजर्व है, मोमेंटम वाला इक्वेशन आपको आना चाहिए लिखने। ये 1D का एग्जांपल ले रहा हूं। मिटाया जाए। तो यहां पर बेटा ये है इनइलास्टिक कोलिजन, एटलीस्ट वन शुड बी डिफॉर्म्ड, है ना, इनइलास्टिक कोलिजन में। और अब जो है हमारे पास वो है थर्ड, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ये क्या है बेटा? बहुत ध्यान से सुनिए। अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन भी कहते हैं, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन भी कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए सिंपल सी बात है, यहां भी इनइलास्टिक कोलिजन है तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? आफ्टर कोलिजन, जैसे देखिए ये बॉडी है ए, ये बॉडी है बी, और ये एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने के बाद साथ साथ चलते हैं या स्टिक कर जाते हैं। आप ऐसे समझिए स्टिक कर गया, या कॉमनली साथ में मूव करते हैं, मूव टुगेदर। ध्यान रखिएगा, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, बॉडीज मूव टुगेदर। आफ्टर कोलिजन बॉडीज मूव टुगेदर, एक साथ चलेंगे, बॉडीज मूव टुगेदर, तो हम इसे बोलते हैं बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बहुत सिंपल है कि नहीं सिंपल? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल दो क्ले बॉल आके टकरा गए और टकराने के बाद साथ साथ चल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। एक गाड़ी जा रहा है, एक आदमी दौड़ता हुआ आया और गाड़ी में उछल के बैठ गया, इट इज अ टाइप ऑफ द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मूव टुगेदर, साथ साथ मूव करना, कॉमन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिकम जीरो। देखिए जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाता है। यू कैन ऑल्सो से दैट, देखिए ये कहीं कहीं पर थ्योरेटिकल सवाल आएगा, क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा ही पूछता है लेकिन कंसेप्चुअल होता है, मतलब आपको आता है तो आप तुरंत पता कर लेंगे कौन सा सही ऑप्शन है। यहाँ पर आफ्टर, देखिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अगर आपसे कभी पूछ ले कि आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा जीरो। कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में जब भी बॉडी जैसा कोलिजन होता है तो आफ्टर द कोलिजन सेम वेलोसिटी से चलता है, या तो चिपक गया तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, या साथ साथ मूव कर रहे हैं तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होता है, दोनों की वेलोसिटी सेम होती है ना। अच्छा यहाँ पर सेम कहानी है, मोमेंटम विल नॉट, मोमेंटम विल कंजर्व, मोमेंटम विल कंजर्व, मोमेंटम क्या रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। हेयर्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। अच्छा देखो बेटा, देखो इधर, अच्छा अगर मान लो
इसमें वेलोसिटी है u1 और इसमें वेलोसिटी है u2। सपोज दैट इसका मास है m1, इसका मास है m2। मैं बोलूँ यार मोमेंटम जरा कंजर्व करना, तो कोलिजन के पहले मोमेंटम क्या लिखेंगे, सब लोग इधर देखना और बोलना m1 प्लस m2 एंड इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू। अच्छा, अगर यहाँ पे बोले आफ्टर कोलिजन जरा वेलोसिटी निकालो, तो इसमें तो एक ही इक्वेशन में काम हो जाता है। m1 m2 गिवन होता है, मासेज आर गिवन एंड u1 u2 ऑल्सो गिवन, तो v बड़ा सिंपल इस तरीके से निकाल लेते हैं मोमेंटम को कंजर्व करके। आई बात समझ में? देखिए प्लीज आराम से। आराम से लिखिएगा बेटा, हेडलाइन दीजिएगा मिटाए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लिखो लिखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लिख रहा हूं, टेंशन ना लो, जान मत दे देना बस। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो बेटा, आराम से समझो, ये काम की क्वांटिटी है। आगे अब ये बहुत यूज होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से दिखाते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये काम की है, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, आगे कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल कहानी है। सबसे पहली बात तो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हमें टाइप ऑफ कोलिजन का आइडिया मिलता है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। बेसिकली यह एक रेशियो है। ये क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बिल्कुल आराम से सुनिएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मैं जो समझा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, पहले समझा लेने दीजिए, फिर आप लिख लीजिएगा, ये आप ही के लिए है। तो E बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दरअसल ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड थोड़ी ना होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब वो मैग्नीट्यूड लिखना, उसमें डायरेक्शन मत देना। यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में मैग्नीट्यूड लिखना, डायरेक्शन मत देना। अब यहाँ पर बेटा सेपरेट कब होता है? कोलिजन के बाद या कोलिजन के पहले? कोलिजन के बाद। पहले तो कोलिजन पहले तो पास आएंगे और टकराएंगे, और टकराने के बाद दूर होते हैं। तो हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हम लोग ऐसे समझ के चले कि रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। यानी बेटा सेपरेशन जिस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा, दैट इज मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी की बात होती है। इसका मतलब कि एक बॉडी दूसरे बॉडी से कितनी वेलोसिटी सेपरेट हो रहा है, इट मीन्स इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसीलिए बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन का मैग्नीट्यूड अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन का मैग्नीट्यूड। अप्रोच का मतलब होता है पास आना, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितनी तेजी से पास आ रहा है, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। सो दैट्स वाई इसको जो ऐसे लिखते हैं बुक में, मैंने इसे ऐसे कन्वर्ट करा जिससे कि आप बहुत आसानी से रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे देखिए बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं कि अगर ए और बी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और 5 मीटर पर सेकंड से या 8 मीटर पर सेकंड से, अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से, तो आप क्या करते हैं, दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, बड़े में से छोटा को घटाने होता है। 10 में से 8 घटाएंगे 2 मीटर पर सेकंड, बोलेंगे सर रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड होगा। और वही अगर अपोजिट होता है तो ऐड कर लेते हैं, यही 8 अगर इधर की साइड होता तो हम बोलते हैं सर 10 + 8 18 कर लो, बात खत्म। इससे हमें रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिलता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर बेटा बहुत आराम से सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूँ बेटा कि मान लो एक बॉडी है ए एंड मूविंग विद वेलोसिटी u1 और एक बॉडी है बी मूविंग विद वेलोसिटी u2 एंड आफ्टर कोलिजन ए में वेलोसिटी है v1 एंड बी में वेलोसिटी है v2। अब मुझसे कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बताइए। तो अब एक बात बताइए, आप ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप बोलिए सीधा रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, कोलिजन के पहले ये है और कोलिजन के बाद ये है, तो रिलेटिव वेलोसिटी, अच्छा सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट में बड़ा वाला पहले और छोटा वाला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाद में। अब v1 में से v2 घटाएं या v2 में से v1। अच्छा पहले एक बात बताइए, उसको छोड़िए, पहले ये बताइए u1 बड़ा कि u2 बड़ा है? हाँ बड़ा होगा तभी तो करीब आकर टकराएगा, और टकराने के बाद हमेशा आगे वाला तेज भगेगा, आगे वाला तेज भगेगा, तो v2 ज़्यादा हो जाएगा, v1 छोटा पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर बेटा बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस केस में, तो बोले सर v2 बड़ा है v1 छोटा है और सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। भाई टकराएगा ना ऐसे, तो टकराएगा तो सेपरेट होगा, सेपरेट में सेपरेट कैसे होगा, आगे वाला तेजी से भागेगा तभी तो सेपरेट होगा, तो इसलिए v2 क्या होगा बड़ा और v1 क्या होगा छोटा, तो बड़े में से छोटा को v2 - v1 और अपॉन u1 - u2। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीधा रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन निकाल के डिवाइड कर लिया। आई बात समझ में? लिखिए आराम से, आराम से, आराम से, बातें नहीं। अब ये मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ, अब तो मैं डायग्राम मिटाता जाऊँगा, इसमें आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा ईमानदारी से, ठीक है? अच्छा बताइए बेटा, अगर ये केस हो, सब लोग बोलिए, इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन v2 - v1, देख लेना ये सही लिखा, कुछ फेरबदल होगा इसमें, v2 - v1 सही लिखा, और ये u1 प्लस हो जाएगा। अच्छा ये दो अपोजिट आ रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड करेंगे। अच्छा इसमें u1 बड़ा या u2 बड़ा, कोई भी बड़ा छोटा हो, एक दूसरे की तरफ है तो टकराएंगे तो जरूर, तो u1 + u2 लिखो। फिर से बनाओ ए बी, फिर ए और बी, फिर से बनाओ, फिर से लिखो आराम से, है जी? हाँ यार ऐसा हो सकता है, डोंट वरी यार। मान लो ये ज़्यादा भारी है तो, ये हैवी हो, पलट गया, नहीं आया समझ में? आराम से
अरे अरे हो गया। अच्छा बेटा देखो ध्यान से, अच्छा मैंने इसको ऐसे कर दिया तो बताना क्या होगा। मैं तो बस ऐसे मिटाता जा रहा हूँ, आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा। अब बताओ क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्लीज जल्दी बताइए। मतलब नीचे माइनस और ऊपर प्लस, दोनों प्लस हो जाएगा, यानी v1 प्लस v2 अपॉन u1 प्लस u2। आसान है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप सीख गए? अरे कोई घबराहट वगैरह? हाँ सो लो बेटा, जितना देर वक्त मिले, जैसे 2 मिनट का वक्त मिले उतने देर में सो लो, ठीक है? हाँ सो लो, खूब चबा चबा के खाया है ढंग से एकदम, अब सोएगा और समय का इंतजार करता है, समय होता जाए बस। अरुण तो बैठे बैठे झपकी मार लिया, बैठा बैठा 2 मिनट का झपकी मार के उसके बाद फ्रेश हो गया दिमाग। मनोज बातें कर रहा है, ये ठीक है, केवी मनोज का मन लगा के रखता है। किसका बर्थडे? रॉकी का? टॉफी कौन है ये? तौफीक, अच्छा तौफीक का बर्थडे। अरे अरे यार, अरे यार यहाँ तक साउंड पहुँचते पहुँचते तौफीक का टॉफी हो गया। अरे यार अब टॉफी से टॉफी को तौफीक का बर्थडे है। अब भाई जन्मदिन मुबारक हो तौफीक, बहुत बढ़िया। अगले साल तुम जन्मदिन किसी मेडिकल कॉलेज में बनाओ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आराम से आराम से, अरे हाँ ठीक है ठीक है। सुनिए, सुनिए, छोड़ दे डीकेस, आराम से। बातें नहीं। अच्छा देखिए, फॉर इलास्टिक कोलिजन, देखिए बेटा अगर कोलिजन इलास्टिक है तो ई की वैल्यू होता है 1। एक मिनट सुनिए, यानी बेटा रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर एंड रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर इक्वल होते हैं। तो ये देखिए फॉर इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 1। फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, आराम से सुनिएगा, इन इलास्टिक कोलिजन में बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन में ई की जो वैल्यू होती है वो 1 और 0 के बीच में लाई करती है, आराम से। और यहाँ पर फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक, ध्यान से सुनिएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक को कंप्लीटली इन इलास्टिक भी बोलते हैं। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 0, यानी हमें याद रखना पड़ेगा इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1, इन इलास्टिक कोलिजन में 0 और 1 के बीच में, और परफेक्टली, अच्छा सोचो ना, परफेक्टली इलास्टिक में क्या आफ्टर कोलिजन दोनों सेम वेलोसिटी चलते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगा क्या? तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही तो रहेगा। इसे भी से दैट कि ही इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 और 1, इंक्लूडिंग 0 और 1 बोथ, यानी हमेशा ई जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, और इंक्लूड भी करेगा, 0 और 1 इंक्लूड करेगा। 1 की इक्वल होगा तो इलास्टिक हो जाएगा, 0 की इक्वल होगा तो परफेक्टली इलास्टिक, और 0 और 1 के बीच में रहेगा तो बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। आराम से आराम से। मिटा दे, आराम से बेटा लिखिएगा, हेडलाइन दीजिएगा, आराम से भाई। देखिए 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, पहले इसके क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा। 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, प्लीज़ बातें नहीं करिए, मेरी बात सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, देखिए 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन,
तो मान लीजिए कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन का कोई सवाल मिलता है और हम कैसे बनाते हैं ये समझ लीजिए। देखिए 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 भाई, देखिए बातें नहीं करिए, सुन लीजिए। वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, देखिए वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन से सपोज दैट ये m1 है मूविंग विद वेलोसिटी u1 और बेटा ये m2 है मूविंग विद वेलोसिटी u2। हमसे ये पूछ लेगा m1 m2 गिवन होगा, दोनों बॉडी के मासेस गिवन होंगे, u1 u2 भी गिवन होगा, सेम डायरेक्शन या अपोजिट है वो दिया जाएगा, और आपसे कहेगा यार आफ्टर कोलिजन इनकी ना वेलोसिटीज फाइंड करो, v1 फाइंड करो और इनका दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी v2 फाइंड करो। ऐसे करके क्वेश्चन आता है हम लोगों को। तो इसमें m1 m2 गिवन है, u1 u2 गिवन है, v1 v2 फाइंड करना है। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो हम लोग फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, पहले तो बोलते हैं मोमेंटम कंजर्व है, तो एक तो मोमेंटम कंजर्व करके इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? तो m1 u1 प्लस सेम डायरेक्शन में अभी मान के चलते हैं m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। एक तो ये इक्वेशन हमारे पास पहला इक्वेशन बन गया, जिसमें बेटा क्या क्या मालूम है हम लोग को, m1 और m2, u1 और u2, तो v1 और v2 का एक इक्वेशन बन गया। हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके वो इक्वेशन नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें स्क्वायर का टर्म आता है जो कि कैलकुलेशन लंबा करता है। हम हमेशा इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में करेंगे, जिसमें पावर में 1 रहता है, लीनियर होता है तो ठीक से सॉल्व हो जाता है। तो वी नो दैट कि इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1 एंड वी नो दैट कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, बताओ v1 बड़ा कि v2 बड़ा? तो v2 माइनस v1 है ना, v2 बड़ा होगा तो बड़े में से छोटा को घटा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, u1 बड़ा होगा u2 छोटा होगा तभी तो टकराएगा जा करके, तो u1 माइनस u2। अब यहाँ पर बेटा बहुत सिंपल तरीके से हमारे पास दिस इम्प्लाइज दूसरा इक्वेशन बन गया, जिसमें कि v2 माइनस v1 यानी v2 और v1 का एक और इक्वेशन बन गया। v2 माइनस v1 बराबर कितना होगा, देखिए जरा ध्यान से, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो v2 माइनस v1 इज u1 माइनस u2। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, रुकिए ध्यान से, और इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो वी हैव द v1 एंड v2। तो भैया ठीक है, ये हमें मेथड आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया। अब क्या होता है कि अगर मैं इसका फॉर्मूला बताना चाहूँ कि भैया सॉल्व करके कितना आता है, तो सॉल्व करके देखिए आता है कि आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट। अगर मुझसे कहेगा चलो सर v1 का फॉर्मूला बताओ कितना आएगा, अब क्या होता है समय बचाने के लिए अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा, और अगर सवाल में फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको फिर ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ जाएगा, है ना। और फॉर्मूला याद है तो बढ़िया है, फिर तो काम बन जाएगा आपका, जल्दी से बन जाएगा। इसमें हम ऐसे याद रखते हैं कि पहले एक डिवाइड वाली लाइन खींचते हैं और नीचे m1 प्लस m2 रख देते हैं और यहाँ पर u1 मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद प्लस में फिर डिवाइड वाली लाइन खींचते हैं, m1 प्लस m2 लिखते हैं और यहाँ पे u2 लिख देते हैं, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ये वाला रुका हुआ है तो u2 वाला टर्म 0, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0, इसको ख़त्म कर देते हैं ना वो तो जो भी है वैल्यू दिया जाएगा अपना। अब यहाँ क्या लिखेंगे ऐसे समझेंगे, देखिए ये u1 है तो यहाँ m1 का यानी u1 यानी फर्स्ट बॉडी, तो फर्स्ट बॉडी का मास आगे और सेकंड बॉडी का मास पीछे, m1 माइनस m2, ठीक है ना। ये u2 है तो ये देखता है मैं तुम्हारे घर में गए थे तो बड़ी बेइज्जती करा तुमने ना, अब मैं अपने घर में तुम्हें घुसने भी नहीं दूंगा, तो ये m1 को घुसने भी नहीं देता है, सारे सीट खुद भरता है, तो 2m2। इस तरह से ये जो भी क्या है ये वो अपना देखो, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, देखो हाँ इसकी बेइज्जती नहीं हुई, माइनस में रखा, भाई तुम्हारे घर आए तो तुम थोड़ा इज्जत पानी तो दो, तो ये माइनस में कर दिया। तो इसके घर में जब गए तो बोला नहीं हम m1 को जगह ही नहीं देंगे, सारी जगह मेरी है। तो ये बस जरा सा है, जैसे मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एक मैंने अपने लिए, अपने मेथड के लिए, अपने लिए सिर्फ, अब वो आपके लिए सूटेबल और नॉट ये आप जानो, बट मेरे लिए सूटेबल है। कैसे? मैं बोलता हूँ कि सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी उसी की गवर्नमेंट है,
सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है V1 यानी फर्स्ट की गवर्नमेंट है, तो स्टेट में उसी की गवर्नमेंट है। तो क्या होता है कि सेंटर में गवर्नमेंट है और स्टेट में गवर्नमेंट है, तो थोड़ा ये दबंग हो जाता है, थोड़ा ये बदमाश हो जाता है, दबंग टाइप का होता है। लेकिन सेंटर में चूंकि इसी का गवर्नमेंट है, इसी का, तो लोग आवाज़ भी उठाएंगे कि आप गलत कर रहे हो, सेंटर में भी आपकी ताकत, स्टेट में। तो ये विपक्ष को थोड़ा सा जगह देता है कि तुम रहो, समाप्त नहीं करेंगे तुम्हें, तुम रहो, ठीक है। लेकिन जो दूसरा स्टेट जिसमें कि इसका गवर्नमेंट नहीं है, दूसरा गवर्नमेंट है, जैसे कि ममता बनर्जी वाला आजकल चल रहा है, बस ज़्यादा सुपड़ा साफ किए हुए हैं, डेली मारते हैं, डेली 10-12 लोग को ऊपर पहुंचा देते हैं, और बहुत मारा मारी, तुम्हें नहीं पता। हम लोग तो जैसे मैं थोड़ा बहुत न्यूज़ देखता हूँ, हाँ, वो किसको मारते हैं, वो RSS और BJP वालों को खूब मारते हैं। लेकिन देखिए अभी मैं रिकॉर्ड में जा रहा है, सो ये बोलना ठीक नहीं है, वरना पता चला कोई TMC समर्थक हो तो मुझे ही अभी कूटने लगेगा कि रुको ठहरो, ममता बनर्जी की पार्टी के अभी आ रहे हैं आपके पास। तो इसलिए प्लीज़ जरा सुनिएगा ध्यान से। भैया मेरा कोई राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है इसलिए आप कृपया मुझे इनसे ना जोड़ें। मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा था, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आप इन सब मतलब मत रखिएगा। देखिए, तो आप ये आप अपना देखिए कि आप किस में सुटेबल हैं, किस में कंफर्ट है ना। बस U2 है, देख लीजिए कि 1 में नहीं है या 1 बराबर नहीं है, सेंटर में 1 नहीं है, तो बस बोलना है M1 गायब कर देता है। ये अपना सब कुछ है, सब अपना अपना। ठीक, सुनिए ध्यान से। V2 गवर्नमेंट बदल गई, V2 है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बोलेगा अब मैं नहीं घुसने दूंगा, अब मैं नहीं घुसने दूंगा, और ये M1 + M2 U2। अरे बोला नहीं, सेंटर में जवाब देना पड़ेगा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपीय यूनियन सबको जवाब देना पड़ेगा। तुम दमन करोगे तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। तो M2 आगे, M1 पीछे, लेकिन रहेगा अपना आदमी आगे, रहेगा अपना आदमी आगे, -M1 जगह तो देगा। बस मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, बाकी अब अपना देखो सुटेबल मेथड क्या है। ये पूरी पॉलिटिक्स है इसके अंदर, इसलिए मैं ऐसे करके चलता हूँ। एंड इससे क्या होता है कि मैं कंफ्यूज भी नहीं हो पाता और फॉर्मूला याद रख लेता। जैसे अभी आपके सामने लिख दिया, मैं सुबह सुबह पढ़ के नहीं आया हूँ, टेंशन मत लेना कि मैं सुबह सुबह पढ़ के रट्टा मार के आया कि जा करके और टारगेट बैच में जो है बस लिखवा देना है। हमें क्या पता, ये भी तो है, हाँ सही बात है, हमें क्या पता कि सुबह रट्टा मार के चले होगे कि भाई चलो नौकरी कर रहे तो कुछ पढ़ के चलो। आराम से। हाँ, क्योंकि ½ mv1² + ½ mv2²। अब स्क्वायर का टर्म सॉल्व करना दिक्कत करता है बहुत ज़्यादा, वो मेथड लंबा होता है। हम नागिन डांस कब करने लगे? हम काहे का नागिन डांस करेंगे भाई? हमने अच्छा, हमने बचने की तो बहुत, हम तो कुछ किया ही नहीं, हम तो हाँ, हम लोगों ने कल जम के एंजॉय तो करा था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा था कल, ये बात तो तय है। लेकिन पहले की तरह जाहिर सी बात है, मैं पहले बॉल पे ही आउट हो रहा था। क्रिकेट जाहिर सी बात है, तुम्हें देख करके तो लगता ही होगा कि सर का कहाँ दूर दूर तक वास्ता होगा इन चीज़ों से। जब मैं छोटा था तभी खेलता था, तो कल मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बैट पकड़ा गया और मैं गया, और जैसा कि एज़ यूजुअल मेरे साथ होता है, पहली गेंद पर ही अच्छा, नियम ये बनाया गया था कि 6 बॉल तक आउट नहीं माना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 6 बॉल तक तो हम कितनी बार आउट हो चुके थे। तो एक बार तो आउट हुए, पहली गेंद पर निपट गए। दूसरी गेंद पर मारे पता नहीं कब गेंद
अंदर से निकल गया, पता भी नहीं पड़ा, बच गया मैं। तीसरे गेंद पर तो मैं निपट ही गया। मैंने कहा यार ये बड़ा खतरनाक प्राणी है। हाँ, ठाकुर सर ने तो बहुत अच्छा खेला, एकदम ऐसे बैट घुमा। ए शांत शांत भाई, ए हो गया, चलो मिटाए। देखो देखिए, ए सुनिए, ए भाई सुनिए प्लीज। देखिए बेटा यहां पर, अच्छा सुनिए, अरे हो गया। देखिए कल यहां पर बेटा यहां पर देखें, कल की बात ना करें, यहां देखें। देखिए पढ़ लेते भाई, बहुत कम समय मिलता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेटा अगर मान लीजिए ऐसे बोले कि दो बॉडी हैं M1 और M2, दोनों के मासेस इक्वल हो जाए। अच्छा कोई जा रहा है ना तो जबरदस्त, मतलब ने गुस्से में होता है ना, दरवाजा पीटते हुए कम भगत, अब पीटते हुए। मैं तो कभी कभी डर जाता हूँ, कभी कभी बोतल का ढक्कन गिरता है तो मैं समझ जाता हूँ ये निशाना किधर था और किधर चला गया बेचारा। तो थोड़ा सा बेटा आराम से, गुस्से में आए तो आप कृपया बड़े शांति से आप बाहर जा सकते हैं। टीचर पर आप चिल्लाना, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए बेटा M1 और M2 दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मान लो चल रहा है, लेकिन मासेज इक्वल है। मासेज आर, देखो जा रहा है, बार बार खोल खोल के गेट पिट रहा है। ठीक हो, कोई तकलीफ है, गुस्सा आ रहा है? नहीं ना, शांत रहो बेटा बस। देखिए अगर मान लो M1 और M2 बराबर हो जाए, मान लीजिए M1 और M2 बराबर हो जाए और इनकी वेलोसिटी दे दी जाए। जैसे मान लीजिए मैं A और B कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ बेटा, देखिएगा ध्यान से, ऐसे लिख देता हूँ, M1 M2 की जगह यही M और M कर देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, ये M है और ये M है, तो यहाँ दो बॉडी है A और B, और ये मान लीजिए लेट अस सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। पहले तो U1 U2 से मूव कर रहा है, और आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज हमें फाइंड करनी है V1 V2। तो अगर बेटा फॉर्मूले में हम रखें, ध्यान दें फॉर्मूले को, तो V1 का वैल्यू होगा M1 प्लस M, पहले डिवाइड वाली लाइन दिया, M1 प्लस M2, तो M प्लस M हो गया 2M इंटू U1। अगर कभी ऐसा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे कि एक वेलोसिटी उल्टा दे दे, तो वो माइनस में रखना है आपको। जैसे देखिए अभी तो U1 U2 एक ही तरफ है, तो U1 प्लस में। अब यहाँ पर ऊपर क्या बताया था, M1 माइनस M2, M1 की जगह M और M2 की जगह भी M, बोलो ठीक। फिर प्लस, फिर M1 प्लस M2, तो क्या हो गया 2M। अब जैसे कोई इधर जा रहा होगा तो उसको माइनस में लिखना है यहाँ पर, यही थोड़ा सा सावधानी बरतना है। लेकिन इधर ही जा रहा है तो प्लस में लिखे हम एज इट इज़। तो U2 फिर क्या लिखा बेटा यहाँ पर, हाँ 2M2, और M2 की जगह M है तो 2M। अब ये वाला M में से M क्या, 0, 0 में से पूरा करेंगे तो 0, 0 का मल्टीप्लाई, और ये 2M से 2M, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगा U2, V1 की वैल्यू हो जाएगा U2। अच्छा अब अगर V2 पूछा जाए, V2 की वैल्यू क्या होगा, इधर 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 ध्यान से, V2 की वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे सर पहले तो अपॉन M1 प्लस M2, 2M इंटू U1। अब देखिए यहाँ V2 है और यहाँ U1 है, सेंटर में कोई और है, यहाँ स्ट्रेट में कोई, ये तो अपनी बात करेगा, विपक्ष बिल्कुल नहीं रहेगा, क्लियर। प्लस M1 प्लस M2 2M U2, अरे सेंटर में ये अमेरिका लंदन सबको जवाब देना है, यहाँ तो ये U2, अरे भाई ठीक से लोकतंत्र जिंदा रखना है इन लोग को, M माइनस M, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 0 कंप्लीट खत्म, और 2M से 2M, तो V2 बराबर हो गया U1, बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बेटा अब आप ये देखिए, ये जो रिजल्ट्स है इसको जरा गौर से देखिए, V1 बराबर है U2 और V2 बराबर है U1। यानी सोचिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर A की वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखिए A की वेलोसिटी जो V1 से रिप्रेजेंट करते तो कितनी हो गई U2, यानी B की वेलोसिटी A में आ गई और A की वेलोसिटी B में चली गई। ध्यान से सुनिए,
ध्यान से सुनिए, यानी वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए बेटा मैं आपसे कहूँ ये m मास का बॉडी A मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो B है m मास का, सेम मास का है, मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे बोलूँ आफ्टर कोलिजन कितनी वेलोसिटीज होगी A में और कितनी वेलोसिटी होगी B में, बताइए क्या बोलेंगे? इधर इंटरचेंज A की वेलोसिटी B में और B की वेलोसिटी A में। अच्छा बताइए A की वेलोसिटी कितनी है 10, वो B में चली जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और B की वेलोसिटी कितनी है 5, वो A में चली जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल कहानी। ऐसा कब होगा? जब मास सेम होगा। अच्छा चलिए इस एग्जांपल को बताइएगा प्लीज। अगर मैं बोलूँ ये A ऐसे लिख देता हूँ, A इधर चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और B इधर चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। अब मैंने आपसे कहा आफ्टर कोलिजन A में वेलोसिटी और B में वेलोसिटी। अब बताइए ये 20 से चल रहा और ये 30 से, बताइए आफ्टर कोलिजन A और B में वेलोसिटी, A में वेलोसिटी राइट या लेफ्ट? देखिए B की वेलोसिटी A में जाएगी, B में 30, तो A में 30 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स लेफ्ट, और B में वेलोसिटी A की वेलोसिटी B में चली जाएगी। ये 20 है तो ये 20। आई बात समझ में? लिखो, ये दिखाई दे रहा है? आराम से छोड़ दो। ओ छुट्टी हो गई। आराम से भैया। ओ बहुत बात करते हैं, बिना बात के रह ही नहीं सकते एकदम। इधर मिटाऊं बेटा? मन से लिखने में व्यस्त है। अगर मैं पूछ लो कि क्वेश्चन लगा रहे हो तो ये सत्य बात है कि गलत बात है? क्वेश्चन बना रहे हो या छोड़ दिया सब कि ठीक है? सब मोह माया है, सब वेक्टर तक सब यथार्थ था। यहाँ तक आते आते सबसे पहले तो क्वेश्चन बनाना लोग छोड़ते हैं, और उसके बाद अब देखो बेटा कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास, बहुत लोगों का तो सेंटर ऑफ मास बाहर चला जाएगा। क्लास में जैसे सेंटर ऑफ मास देखो, बहुत लोगों का सेंटर ऑफ मास बाहर चला जाएगा। आराम से चलो ध्यान दो। देखो बेटा इधर ध्यान दो प्लीज। अरे प्लीज। अच्छा बेटा, अच्छा इसमें एक बात बताओ, मैंने कहा m मास का ये बॉडी, इधर ध्यान देना, m मास का बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी u और दूसरा m मास का बॉडी रेस्ट में है, और ये इलास्टिकली कोलाइड होता है। कैसा कोलिजन है? इलास्टिक। बताइए आफ्टर कोलिजन A में और B में वेलोसिटी कितनी होगी? जल्दी बताइए।
आफ्टर, एक मिनट, आफ्टर कोलिजन ए की वेलोसिटी बताइए पहले। हाँ, चूंकि बी की वेलोसिटी 0 है, वो वेलोसिटी ए में ट्रांसफर होगी, तो बी रेस्ट में है तो ए भी रेस्ट में आएगा। और जो बी है वो कितनी वेलोसिटी चलेगा, यू से। तो जानते हो बेटा जैसे क्या हुआ, आराम से सुनना। एक बार क्वेश्चन पूछा, अब क्वेश्चन क्या पूछा बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ऐसा था और बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन ये था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये एक स्मूथ सरफेस है। अब इसमें क्या हुआ कि ये एक ब्लॉक है ए, और ये आगे एक ब्लॉक है बी, और ये स्प्रिंग से कनेक्ट है सी से। बी और सी स्प्रिंग से कनेक्ट हैं, ठीक है, ठीक तरह से वेल्डिंग किया हुआ है। अब तीनों के मासेस बराबर हैं, तीनों के मास क्या हैं, बराबर हैं। अब इक्वल मासेस हैं। अब ये बोला कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये a जाकर के किससे टकराएगा, b से टकराएगा। कोलिजन इलास्टिक है। तो बताइए फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो अब जिसने कोलिजन पढ़ लिया, जिसे कंसेप्ट क्लियर है, वो ये खुद बोलेगा कि सर ए और बी के मास इक्वल। अच्छा भाई, और कोलिजन कैसा, इलास्टिक। तो तुरंत समझ जाएंगे सर इलास्टिक कोलिजन है, तो ये वाली वेलोसिटी इसमें चली जाएगी और ये रेस्ट में आ जाएगा बेचारा। नहीं आया समझ में? यानी यहाँ पर बेटा हम बोलेंगे आफ्टर कोलिजन क्या सिनारियो होगा, आफ्टर कोलिजन ये सीन होगा कि बी में वेलोसिटी आ जाएगी v, ये वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर हो गई। और अब जो है इसके बाद का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। बताओ मिनिमम जो मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर दोनों में से किसकी वेलोसिटी बड़ी और छोटी होती है, जल्दी बताइए। जिस समय मैक्सिमम कंप्रेशन होता है उस समय आगे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, नहीं? अच्छा, दोनों की वेलोसिटी इक्वल कर देते हैं। और ये क्वेश्चन हमने बनाया है ना, तो केवल ये कहानी जोड़ देने से, और ए क्या हो जाएगा, रेस्ट में। टकराने के बाद ए हो जाएगा रेस्ट में, और बी जो है चलने लगेगा। बस ये जरा सा एक ट्विस्ट पैदा किया और बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। अब आप शायद कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ के बाद ये क्वेश्चन हमने इसके बाद इसमें कराया है। एम और एम है तो पहले मोमेंटम कंजर्व करते हैं, फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके मैक्सिमम कंप्रेशन निकालते हैं। बोलो समझ में आता है ये? तो डरोगे तो नहीं ना ऐसे क्वेश्चन देख करके? लिख लो प्लीज। मिटाएं? देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, देखिए आराम से सुनिए भाई। अच्छा बेटा, ये सवाल अगर ऐसे आया, ध्यान से देखो भाई, मान लो ऐसे क्वेश्चन आया कि एक मूविंग वॉल है, जैसे एक मूविंग वॉल है, वॉल समझ रहे हो ना, कोई मूविंग वॉल है। अब ये वॉल मूव कर रहा है, देखिए ध्यान से बेटा, ये वॉल मूव कर रहा है। वॉल कभी मूव करता है? अरे हाँ, दीवार कोई मकान का दीवार हम थोड़ी ना बोल रहे हैं भाई। अब ट्रक है पीछे की ओर जा रहा है, कोई आके टकरा गया उससे, ठीक है ना भाई, वो बात कर रहे हैं हम। अच्छा चलो तुम छोड़ दो वॉल, तुम रहने दो। अगर मैंने कहा ये M1 है और ये M2 है, ध्यान दो, और मैंने कहा कि ये वेलोसिटी U1 से इधर जा रहा है और ये U2 से, मान लो बोलूं कि M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, क्या मतलब हुआ कि ये जो पीछे वाला बॉडी है वो बहुत तेज, बहुत ज़्यादा मास का है। M1 बहुत ज़्यादा मतलब हैवी मास का है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रक चल रहा और आगे साइकिल वाले को उड़ाएगा, ये समझना, उसी टाइप का ना भाई। तो क्या होगा जरा बताना, अगर ट्रक जो है पीछे से ज़्यादा साइकिल वाले को मारेगा क्या होगा? साइकिल वाले का एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं होगा।
बल्कि साइकिल वाले से जब ट्रक टकराएगा तो ट्रक के चीथड़े उड़ जाएंगे ऐसे करके। पूछो क्यों? क्योंकि साइकिल वाले ने अंबुजा सीमेंट रखा हुआ है साथ में। ऐसा हुआ है। देखिए ध्यान से, अरे भाई ध्यान से देखिए भाई, तो यहाँ पर जो है देखिए है, देखिए आराम से आराम से। तो यहाँ पर बेटा वो मैं एडवर्टीजमेंट देखा था भाई, अंबुजा सीमेंट का एडवर्टीजमेंट है, ट्रक के चीथड़े उड़ गए। अरे मैंने कहा गजब यार, अंबुजा सीमेंट का कमाल है भाई। तो देखिए अच्छा सुनिए, तो M1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। अगर ऐसा होता है तो बोलेगा आफ्टर कोलिजन बताइए वेलोसिटीज V1 और V2 इनमें क्या होंगे। तो चलिए भाई V1 का फॉर्मूला लिखें। V1 का फॉर्मूला होगा अपॉन में M1 प्लस M2 और ये U1 प्लस M1 प्लस M2 और इनटू में U2। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखे हैं? सेंटर में है, स्टेट में लोकतंत्र जिंदा रहेगा। M1 माइनस और यहाँ 2M2। अब एक बात बताइए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, M1 बहुत हैवी है, तो बहुत बड़ी सी चीज़ में छोटी चीज़ घटाएंगे तो नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ भी बहुत बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ घटाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएगा। ऊपर में आप अप्रॉक्सीमेटली M1 लिखेंगे, नीचे में भी M1 लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए बेटा, M1 में बड़ी चीज़ में बहुत ही छोटी चीज़ घटा रहे हैं, M2 छोड़ देंगे तो 2M2 अपॉन M1 इंटू U2। M1 से M1 कैंसिल। अच्छा M2 तो बहुत छोटा है ना, बहुत छोटे से चीज़ में बहुत बड़ी चीज़ डिवाइड में जाएगी तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे 1 में 1 लाख डिवाइड करना है तो बहुत छोटा आएगा, ये नेग्लिजिबल हो गया। यानी V1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यानी जो हैवी मास है ये हैवी है M1, तो बेटा आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी पर लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ पर U1 का U1 ही रहेगा। अब M2 में वेलोसिटी, तो V2 इक्वल टू क्या होगा? तो M1 प्लस M2, फॉर्मूला बताना, यहाँ U1 प्लस M1 प्लस M2 U2। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखूँ? अरे सेंटर में कोई और स्टेट है एकदम यहाँ, और यहाँ M2 माइनस M1, M2 माइनस M1। देखिए 2 है तो M2 का मास आगे, ध्यान रखो बेटा प्लीज़ सुनिए। अब यहाँ पर बेटा M1 बहुत बड़ा है ना, M1 बहुत बड़ा है, M2 को छोड़ देंगे। अच्छा फिर देखिए इसको हटा दिया, इसको कवर कर लिया। अब M2 बहुत छोटा है और M1 बहुत बड़ा है, ये रेशियो 0.00 आएगा तो नेग्लिजिबल हो गया, U1 के सहित वो हटा देंगे। V2 अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर देखिए M1 बहुत बड़ा, M2 बहुत छोटा, तो ये हम छोड़ देंगे M2 को। अरे यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ 2M1 होगा। अरे U1 है ना तो अपना आदमी बिठाएगा ना, अरे गड़बड़ा गया। M2 छोड़ देंगे, M1 कटेगा तो 2U1 आएगा बेटा। अब यहाँ देखिए M2 जहाँ जहाँ उसे छोड़ देंगे, ऊपर आएगा माइनस M1, चूँकि M2 नेग्लिजिबल है ना, और यहाँ भी M2 नेग्लिजिबल है तो M1 इंटू U2, M1 से M1 कैंसिल, तो V2 बराबर 2U1 माइनस U2। एक बात सुनो बेटा, मैं जानता हूँ कि कभी भी ये फॉर्मूला नहीं याद रह पाएगा, स्लिप कर जाएगा दिमाग से, लेकिन अगर आपने ये फॉर्मूला याद किया हुआ है और आप जान रहे हैं कि M1 बहुत बड़ा है, तो जहाँ भी M1 बहुत बड़ी क्वांटिटी में M2 ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे हम नेगलेक्ट करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ M2 नेगलेक्ट कर दिया, कवर कर लिया, ढक लिया, ऐसे M1 से M1 कट गया 2U1, यहाँ M2 नेगलेक्ट हो गया ख़त्म, यहाँ M2 नेगलेक्ट हो गया ख़त्म, ये वैल्यू रखा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना बहुत ही सिंपल टास्क है, आप खुद भी करेंगे जब कोलिजन के सवाल बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, आप खुद करेंगे तो आपको खुद आदत में आ जाएगा। लिखो टाइम कितना हुआ, हो गया? ठीक है बेटा, यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल चैप्टर फिनिश। अगर चाहोगे तो जिस हिसाब से आज पढ़ें
नेक्स्ट डे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ लें कल तक, ठीक।